हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी चैनल। और आज इस वीडियो में हमारे चर्चा का विषय रहेगा भारत में एलिमनी से संबंधित कानून। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिमनी होता क्या है, इसको एलिमनी को डिसाइड करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है जो कोर्ट ध्यान में रखता है, किन बातों का कोर्ट ध्यान में रखता है एलिमनी डिसाइड करते समय, और भारत में ऐसे कौन से लॉज हैं जिसमें एलिमनी को ग्रांट करने का या एलिमनी को क्लेम करने के राइट के बारे में बात की जाती है। तो चलिए इस चर्चा के विषय पर हम आगे बढ़ते हैं और पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एलिमनी आखिर होता क्या है। तो देखिए, एलिमनी का अगर हम हिंदी भाषा में विधिक टर्म की बात करें तो वो आता है निर्वाहिका। यानी देखिए, निर्वाहिका, तो हिंदी में हम इसे निर्वाहिका कहते हैं। इस शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता है कि यह निर्वाह के लिए दी जाने वाली राशि है। अब कौन किसको देगा राशि? तो जनरली जो है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दी जाती है। आमतौर पर हम या ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दी जाती है। कब दी जाती है? जब कोई उनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो या डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हो या डाइवोर्स हो चुका है, तो ऐसे केस में वाइफ को या कोई भी ऐसा स्पाउस, क्योंकि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या स्पेशल कुछ लॉज के अंदर जो है वो हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है। तो हम ये कहेंगे कि कोई स्पाउस जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए या वीकर है, तो उस ऐसे स्पाउस को फाइनेंशियल एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो कोर्ट के द्वारा या लॉ के द्वारा एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, चाहे वो लमसम अमाउंट हो कि एक ही साथ में आप पेमेंट कर दे वन टाइम पेमेंट के साथ, या पीरियडिक पेमेंट के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। तो कोई अमाउंट फिक्स किया जा सकता है किसी स्पाउस के फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसे कहते हैं एलिमनी। इसलिए इसको स्पाउसल सपोर्ट या स्पाउसल मेंटेनेंस भी कहा जाता है। और ये लगभग पूरे दुनिया में या हर कंट्री में जो है इससे ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। और डाइवोर्स के केसेस में या जुडिशियल सेपरेशन के केसेस में एलिमनी का जो राइट है वो एग्जिस्ट करता है। और इसका ओरिजिन क्या है या इसका ग्राउंड क्या है, ऐसा क्यों दिया जाता है? तो देखिए, अब आज का समय जो है अलग है। हस्बैंड भी जो है बढ़िया एजुकेटेड है, स्किल्ड है, वाइफ भी जो है एजुकेटेड और स्किल्ड है, तो दोनों अर्निंग होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तो जो हमारा सोसाइटल सेटअप है, जो सामाजिक हमारा जो सेटअप है वो ऐसा है कि विवाह में जो हस्बैंड है वो जो है अर्नर है, वो इनकम के थ्रू या सैलरी के थ्रू आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करता है एक मैरिटल रिलेशनशिप में। वही वाइफ जो है वो करती थी या करती हैं कैसे, वो नॉन इकोनॉमिकल रूप में, जैसे कि घर संभालना, फैमिलीज के रिलेशंस का ध्यान रखना, बच्चों को बड़ा करना, उनके जो माता पिता है उनका ध्यान रखना, इस तरह से नॉन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो वाइफ का रहता था। लेकिन नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से अब क्या है, ये हो गया कि जो वाइफ है उसके पास अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज, या आप ये कह सकते हैं कि अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की जो चांसेस थे वो कम मिलते थे। इस वजह से अब उनके बीच में ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि उनका रिलेशन जो है वो एंड होना पड़ रहा है, टर्मिनेट करना पड़ रहा है, या जुडिशियल सेपरेशन की परिस्थिति आ गई। तो ऐसे केस में बिकॉज अब ऐसे केस में जो वाइफ है वो फाइनेंशियली वीकर है एज कंपेयर टू द हस्बैंड, तो हस्बैंड जो है वो पे करेगा वाइफ को, ताकि वो अपना जो जीवन है या अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन कर सके, सपोर्ट कर सके खुद को। तो ये एलिमनी का ओरिजिन था कि इस वजह से इसको डेवलप किया गया या इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे लॉज में। अब क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको कोर्ट ध्यान में रखता है, या एक क्रूशियल फैक्टर्स हो सकते हैं वो एलिमनी की अमाउंट को डिसाइड करने में। अब देखिए, किसी भी लॉ में जो एलिमनी का अमाउंट है उसको फिक्स करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो इतना अमाउंट दिया जाएगा। ऐसा न तो लॉ में एग्जिस्ट करता है और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर हस्बैंड एंड वाइफ की या हर घर की अपनी या हर इंडिविजुअल की अपनी अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, अपने अलग उसके
एनवायरमेंटल या आप कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करता हो। तो देयरफॉर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसको कोर्ट ध्यान में रखता है, उनको बैलेंस करेगा, कोर्ट सारी चीजों को एनालाइज करेगा, उसके बाद में कुछ अमाउंट जो है वो डिसाइड करता है। अब वो जैसा कि मैंने बताया कि वो या तो वन टाइम पेमेंट हो सकता है या पीरियडिक इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली या एनुअली, इस तरह से कुछ पीरियडिक अमाउंट भी कोर्ट जो है डिसाइड कर सकता है और इस ऑर्डर कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि आप उसे पे करें। अब क्या फैक्टर्स है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ मैरिज की, कितने समय तक शादी रही, जितनी लंबी शादी टिकी होगी बिफोर दैट डिस्प्यूट, तो उतना ही ज्यादा उनका दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का इन्वेस्टमेंट रहा होगा उस रिलेशनशिप में। इन्वेस्टमेंट का मतलब नॉट ओनली फाइनेंशियली बट अपना एक इमोशनल अटैचमेंट, दोनों का अपना कंट्रीब्यूशन जो रहा होगा, ये सब ज्यादा रहा होगा, उसको देखते हुए हो सकता है एलिमनी डिसाइड की जा सकती है। फिर दोनों की एज क्या है, स्पाउसेस की एज क्या है, या जिसको क्लेम कर रही है, या हस्बैंड भी अगर क्लेम करता है तो ऐसे केस में उसकी एज क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है जिसको कोर्ट कंसिडर करता है बिफोर डिसाइडिंग या डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एलिमनी। उसी तरह से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ की क्या इनकम है, उनका एम्प्लॉयमेंट क्या है, उनका फ्यूचर जो पोटेंशियल है ग्रोथ का वो कैसा है, इन सब चीजों को, या उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, एसेट्स कैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फिर उनका कंट्रीब्यूशन, मैरिज में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या स्पेशली नॉन फाइनेंशियली। अगर वाइफ के लिए एलिमनी डिसाइड कर रहे हैं तो वाइफ ने अगर फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली अगर कंट्रीब्यूट नहीं भी किया है तो भी उसने उस घर को संभाला है, बच्चों को बड़ा किया है, उस हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं या बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका ध्यान रखा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करने के लिए। तो उन सब को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए जो है कोर्ट डिसाइड डिटरमाइन कर सकता है। उसके अलावा और फैक्टर्स ये होगा कि दोनों का कंडक्ट क्या था जिसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ है, या दोनों की लाइफस्टाइल कैसी थी। अगर वाइफ को एलिमनी ग्रांट करनी है तो शादी से पहले उनकी कैसी लाइफस्टाइल थी, ये सब जो फैक्टर्स हैं मिलाकर डिसाइड किया जाता है कि एलिमनी की अमाउंट कितनी रहनी चाहिए। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमनी पर। देखिए मेजरली जो है दो टाइप या दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक टेम्पररी और परमानेंट। इसके अलावा आप रिहेबिलिटेटिव और नॉमिनल एलिमनी भी देखेंगे। ये जो है इन्हीं से टेम्पररी और परमानेंट एलिमनी के जो टाइप्स हैं उन्हीं में से निकल के आते हैं। उनका पर्पस क्या है इस ग्राउंड पे। बाकी टेम्पररी एलिमनी और परमानेंट एलिमनी ये आपको एक्सप्रेसली देखने को मिलेंगे जो भी हमारे लॉज हैं जो ग्रांट करते हैं एलिमनी के राइट को। तो उसमें टेम्पररी एलिमनी यानी जैसा नाम से पता है कि ये टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए, और एक कैसा समय, यूजुअली वो जहां पर प्रोसीडिंग्स जो दोनों की मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की प्रोसीडिंग कोर्ट में पेंडिंग है या जब तक चल रही है, फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता, उस पीरियड के लिए, उस अवधि के लिए कोर्ट जो है वो कोई अमाउंट फिक्स करके एक पार्टी को या यूजुअली हस्बैंड को ऑर्डर करता है कि जो वाइफ को या कोई भी स्पाउस जो कि फाइनेंशियली साउंड नहीं है उसको आप पेमेंट करें, ताकि वो दो काम कर सके। एक तो अपने आप को जब तक फाइनल या परमानेंट एलिमनी तय नहीं हो जाती तब तक अपने आप को मेंटेन करे, अपने आप को सपोर्ट करे, और दूसरा ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसका भी जो है वो खर्चा वहन कर सके। इसलिए टेम्पररी एलिमनी जो है कोर्ट ग्रांट करता है। और फिर परमानेंट एलिमनी जो है फाइनल सेटलमेंट हो गया दोनों का, या तो जुडिशियल सेपरेशन हुआ या डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स की डिक्री आ गई, तब एक अमाउंट जो है अगेन लम सम या पीरियोडिक अमाउंट फिक्स कोर्ट करके ऑर्डर कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि आप जो है एप्लीकेंट है जिसने एलिमनी की मांग की है उसको प्रोवाइड करते रहें, और उसकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं, लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको फुलफिल किया जा सके। अब आता है रिहेबिलिटेटिव एलिमनी। ये भी आप जैसे टेम्पररी एलिमनी की रूप में देख सकते हैं। इसका पर्पस है कि रिहेबिलिटेट करना, यानी जो स्पाउस अभी वीकर है लेकिन उसमें पोटेंशियल है कि वो क्वालिफाइड है या वो कहीं काम कर सकता है या अपने आप को सक्षम बना सकता है कि वो अपना फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है वो खत्म करे, अपने आप पर निर्भर हो। तो अपने आप पर निर्भर होने के लिए उसको कुछ समय चाहिए होगा। मान लो कि वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे या किसी जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं कि या कोई भी नौकरी तलाश कर रहे हैं, जब तक वो ऐसी कोई नौकरी उन्हें मिल जाए या ऐसी जो उनकी कैपेसिटी है
अपने आप को मेंटेन करने की, उसको अचीव ना कर ले, तब तक जो है एलिमनी या मेंटेनेंस जो है प्रोवाइड करते रहें, ताकि वो उस पीरियड के दौरान खुद को सपोर्ट कर सके या अपने आप को काबिल बना सके अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। तो ये एक रिहेबिलिटेटिव एलिमनी है। उसी तरह से नॉमिनल एलिमनी यूजुअली तब दी जाती है जब कोर्ट देखता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास में अच्छे एसेट है, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी को मतलब दूसरे पार्टनर को जो है न एलिमनी देने की या मेंटेनेंस देने की आवश्यकता है, ना किसी से क्लेम करने की आवश्यकता है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को, अब उसके रिलेशन जो रही है मैरिटल रिलेशन, उनके फैमिली को, उसमें कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए एक टोकन अमाउंट या एक नॉमिनल अमाउंट जो है कोर्ट फिर भी ग्रांट करता है कि ठीक है, आपके कंट्रीब्यूशन को हम एक्नॉलेज करते हैं, इस वजह से आप ऑल्दो क्लेम नहीं कर रहे हो या आप एंटाइटल नहीं हो, आप सेल्फ सफिशिएंट आपके पास इनकम का सोर्स है और मेंटेन करने लायक हो, लेकिन फिर भी आप उस आपके कंट्रीब्यूशन को मैरिटल रिलेशनशिप में आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करने के लिए एक टोकन या नॉमिनल अमाउंट जो आपको ग्रांट करते हैं। तो ये नॉमिनल एलिमनी हुई। ये रिहेबिलिटेटिव और नॉमिनल आपको बेयर एक्ट्स में या जो लॉज है उनमें एक्सप्रेसली देखने को नहीं मिलेंगे। ये टाइप है, आप जो टेम्पररी एलिमनी या परमानेंट एलिमनी है उन्हीं में किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है उसी से आप जो है फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे इस पूरे डिस्कशन का जो मेन पार्ट है कि लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं। अब देखिए, जैसे डाइवोर्स या मैरिज और डाइवोर्स जो है वो पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, उसी तरह से क्योंकि एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डाइवोर्स और मैरिज से ही निकल के आता है, तो एलिमनी जो है वो भी पर्सनल लॉ से ही गवर्न होती है। यानी जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और इंडिया में तो इंडियन क्रिश्चियंस को गवर्न करने वाला जो लॉ है इंडियन डाइवोर्स एक्ट, पारसीज की मैरिज डाइवोर्स को गवर्न करता है पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 या स्पेशल मैरिज एक्ट। ये सभी जो पर्सनल लॉज हैं या जो स्पेशल जो लॉज हैं ये गवर्न करते हैं एलिमनी को। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे हर पर्सनल लॉ के अंडर आपका मैरिज के जो लॉ है या मैरिज को गवर्न करने वाले रूल्स या क्राइटेरिया वो डिफरेंट है कि मुस्लिम मैरिज के लिए अलग क्राइटेरिया होंगे, हिंदू मैरिज के लिए अलग क्राइटेरिया होंगे, स्पेशल मैरिज के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन एलिमनी के केस में उसी तरह से डाइवोर्स में भी डिफरेंस है। लेकिन एलिमनी के केस में अगर जब हम अभी डिस्कस करेंगे या देखेंगे इन सभी लॉज को, प्रोविजंस को, तो पाएंगे कि मोर और लेस ये बहुत सिमिलर है, चाहे वो इंडियन क्रिश्चियंस को गवर्न करने वाला लॉ हो या पारसीज की एलिमनी से संबंधित लॉ हो, स्पेशल मैरिज एक्ट हो या हिंदू मैरिज एक्ट हो, इसका सबके जो प्रोविजंस है वो बहुत कुछ सिमिलर है। हाँ, अलग अलग समय पर इनैक्ट हुए थे तो इनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन इनका जो लीगल इफेक्ट है, जिस्ट है या हम कह सकते हैं कंक्लूजन या सार है, वो बिल्कुल सिमिलर आता है। हाँ, एक छोटा मोटा चेंज आता है, वो क्या है, जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट एंड पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट जो है, इनमें इन दोनों में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही क्लेम कर सकते हैं एलिमनी। दोनों ही का मतलब ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से क्लेम एक साथ कर लेंगे, नहीं, दोनों में से जो भी वीकर है, जो भी फाइनेंशियली साउंड ऑफ नहीं है, फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, तो वो जो है वो दूसरे पार्टनर से क्लेम कर सकता है। यानी हस्बैंड भी जो है वो अगर किसी वजह से अर्निंग नहीं है या इनकेपेबल है काम पे जाने के लिए और वाइफ जो है वो अर्न कर रही है और अच्छा अर्न करती है, तो वाइफ से हस्बैंड जो है क्लेम कर सकता है। और फिर दूसरा जो हम देखेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड इंडियन डाइवोर्स एक्ट, इनमें जो है ओनली वाइफ कैन क्लेम। और इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंडर और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर जो वाइफ क्लेम कर सकती है उसमें हस्बैंड को एलिमनी या मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट नहीं दिया गया है। ये एक डिफरेंस है।
इसके अलावा आपके जो प्रोविजन है, इनकी जो लैंग्वेज है या इनका जो कंक्लूजन दिखेंगे वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा। दो कैटेगरीज मतलब दो सेक्शन हैं इन सभी एक्ट में, जैसे कि हमने देखा था कि टेम्पररी एलिमनी के लिए अलग और परमानेंट एलिमनी के लिए अलग। अब जैसे हिंदू लॉ के अंदर या हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दो सेक्शंस है, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25। सेक्शन 24 मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। पेंडेंट लाइट का मतलब है जहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी है उस दौरान के लिए, यानी जब तक वो प्रोसीडिंग दोनों के बीच में चल रही है, फाइनली डिक्री नहीं मिल जाती, उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो है सेक्शन 24 के अंडर क्लेम किया जा सकता है टेम्पररी एलिमनी। यहां पर देखिए ना, अगेन हस्बैंड एंड वाइफ क्लेम कर सकते हैं। बाकी के जो प्रोविजंस क्राइटेरिया है वो सब में बिल्कुल सिमिलर चलेंगे। लैंग्वेज का जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। तो हस्बैंड एंड वाइफ क्लेम कर सकते हैं जिनके पास में इंडिपेंडेंट अपना इनकम का सफिशिएंट सोर्स नहीं है, या इनकम जो है वो सफिशिएंट नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, उस प्रोसीडिंग का खर्चा उठाने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोर्ट जो है रिस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकता है कि आप जो है एक मंथली फिक्स अमाउंट जो है इतना पे कर दीजिए पिटिशनर को या एप्लीकेंट को। ये एप्लीकेंट, पिटिशनर या रिस्पोंडेंट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, इस तरह के टर्म्स में थोड़ा सा चेंजेस है, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। सेक्शन 25 कहता है परमानेंट एलिमनी के लिए। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात कर सकता है। अगेन एप्लीकेशन मेड बाय आइदर एंड वाइफ एंड हस्बैंड, चाहे वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकता है। और कोर्ट जो है ये सभी क्राइटेरियाज को, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि दोनों की इनकम क्या है, कितने उनके पास एसेट्स हैं, उनका कंडक्ट कैसा था जिसकी वजह से मान लो जुडिशियल ये प्रोसीडिंग्स चालू हुई है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, बाकी और सर्कमस्टेंसेस, एज, हेल्थ, ये सब को कंसिडर करते हुए या तो ग्रॉस सम या मंथली या पीरियडिक सम जो है वो ऑर्डर कर देता है और ग्रांट कर देता है परमानेंट एलिमनी के रूप में। अब वो कितने, ये जो पीरियडिक सम है या एलिमनी का है जो सम है वो कितने समय तक का हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग लाइफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो एप्लीकेंट है जिसने एलिमनी क्लेम किया उसकी लाइफ टाइम तक मैक्सिमम हो सकता है, उसके बाद नहीं। यानी उसकी डेथ के बाद जो उसके लीगल आप कह सकते हैं कि लीगल एयर्स हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए नहीं। जो एप्लीकेंट है वाइफ है, अगर वाइफ ने क्लेम किया है, एलिमनी मांगी है और पीरियडिकली कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो जैसे वाइफ की डेथ हो जाएगी तो तब तक के लिए ही लाइबल होगा हस्बैंड देने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से अब इसी के साथ में हम पहले देख लेते हैं पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट। सेक्शन 39 एंड सेक्शन 40 है। सेक्शन 39 एलिमनी पेंडेंट लाइट यानी ड्यूरिंग पेंडेंसी के लिए टेम्पररी टाइप का एलिमनी, और सेक्शन 40 में परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं पारसी लॉ के अंडर जिनका इंडिपेंडेंट या सफिशिएंट सोर्स नहीं है इनकम का, और कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है डिफेंडेंट को कोई भी वीकली या मंथली या कोई भी पीरियडिक इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। उसी तरह से सेक्शन 40 में आता है एलिमनी, आपका परमानेंट एलिमनी। अगेन हस्बैंड एंड वाइफ सभी क्लेम कर सकते हैं, दोनों ही क्लेम कर सकते हैं, और कोर्ट जो है सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक ग्रॉस सम या मंथली या पीरियडिक सम जो है डिसाइड करेगा। अब दो केस लॉज हम देख लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी का। जो मेन क्वेश्चन आता है कि क्या हस्बैंड भी, अब लॉ में तो लिखा है तो लेकिन प्रैक्टिकली क्या हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है, या किस सिचुएशन में कर सकता है। तो 2011 का केस है जहां पे जो हस्बैंड है उनका अपना बिजनेस था जो कि लॉस में चला गया, तो हस्बैंड के पास में अपना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं था इनकम का, या अगर वो कहीं काम देख भी रहे थे या बिजनेस कर भी रहे थे तो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट ही उनको इनकम के रूप में मिल रहा था। वही वाइफ है, उसका अपना हॉस्टल का बिजनेस था तो अच्छी अर्निंग थी। तो यहाँ दोनों के डिस्प्यूट में जब हुआ तो कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट था या जो फैमिली कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि हस्बैंड जो है टेम्पररीली या जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट क्लेम कर सकता है। सेक्शन 24 में दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट का जो वो ऑर्डर है उसको अपहेल्ड किया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना कि यस हस्बैंड अगर काम नहीं कर सकता है या काम करता है तो उसकी ऐसी इनकम नहीं है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, तो वाइफ जो है उसको ऑर्डर बिल्कुल किया जा सकता है सेक्शन 24 के अंडर कि वो मेंटेन करे हस्बैंड को जब तक ये पेंडेंसी चल रही है। फिर फाइनल जैसे सूट डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 25 को भी डिसाइड कर सकते हैं। अब एक केस है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर 2025 फरवरी का, बहुत ही रिसेंट केस है।
यहां पर कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन था कि क्या वॉइड मैरिजेस में भी एलिमनी क्लेम की जा सकती है या नहीं। तो इसमें कोर्ट ने पाया कि जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, जो या पार्टीज थी इस डिस्प्यूट की, तो कोर्ट ने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ये पाया कि दोनों की जो मैरिज है वो वॉइड थी। यानी सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट का जो कहता है कि कोई कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी। तो क्या ऐसे केस में भी सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी मांगी जा सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का यहां कहना था कि बिल्कुल, अगर मैरिज वॉइड भी है तो भी एलिमनी मांग सकते हैं। ऑल्दो एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है डाइवोर्स के बीच के बाद में आता है, तो डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स तो नहीं होगा। अगर वॉइड मैरिज है तो डाइवोर्स नहीं हो सकता। कोर्ट ऑलरेडी वैसे नलिटी की या वॉइड होने की डिग्री पास कर देगा कि ये जो मैरिज है वो वॉइड है, हुई नहीं। लेकिन एलिमनी इसमें ग्रांट की जा सकती है बिकॉज 10 साल, 15 साल, 20 साल जितने भी समय हुआ है दोनों को उस रिलेशनशिप में रहते हुए, वो ये मान के चल रहे थे कि वो लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ है, तो अपना कंट्रीब्यूशन तो वो वैसे ही कर रहे थे जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। इमोशनली वो वैसे ही अटैच थे फैमिली से, अपने रिलेशनशिप से। तो देयरफॉर उनके इस कंट्रीब्यूशन को या उनके इस जो रिलेशन था उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर करता है, या इसका आधार यही है कि जो वाइफ है, अब उसने इतना समय निकल गया है, तो जो वाइफ है या सपोजिटली जो वाइफ है उसको, या जो भी वीकर पार्टी है उसको जो है क्लेम करने का जो राइट अवेलेबल है एलिमनी या मेंटेनेंस। उसी तरह से अगर प्राइमा फेसाई, जैसे ही कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग आती है, प्राइमा फेसाई ये पता चलता है कि ये तो वाइड मैरिज का मामला है, मैरिज हुई नहीं, तो भी कोर्ट जो है सेक्शन 24 के अंडर टेम्पररी एलिमनी ग्रांट कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। ये पूरा डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का इसमें। अब इससे ही रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैं आप एक क्वेश्चन पुट ऑन करता हूं, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में रखें कि जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वॉइड मैरिज में जो हस्बैंड या वाइफ है, या सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं कि वाइफ जो है वो हस्बैंड से क्लेम कर सकती है एलिमनी। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि सपोज जो वाइफ है वो ऑलरेडी मैरिड है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, सपोज ये H1 और वाइफ, इनके बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ये हस्बैंड है, वाइफ है, दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, और यहां पर जो कोर्ट है, कोर्ट ने या डिस्प्यूट चल रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि डाइवोर्स नहीं हुआ, सॉरी, तो दोनों में डिस्प्यूट चलता है, तो सेक्शन 24 में फॉर एग्जांपल इसको दे दिया, एलिमनी ग्रांट कर दी या मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। अब जो वाइफ है, क्योंकि अब दोनों में डिस्प्यूट है, तो वाइफ कहीं और रहती है और ये दूसरे किसी व्यक्ति के साथ में रहने लगी, और वहां पे भी यहाँ इसने मैरिज कर ली, और यहाँ पे डाइवोर्स नहीं हुआ है। अब दोनों, इसने यहाँ पे मैरिज कर ली, दोनों के बीच में फिर कोई डिस्प्यूट हुआ, और डिस्प्यूट होने पर अब यहाँ पे फिर ये जो है H2 से, जो इसका सेकंड हस्बैंड, या ये कह सकते हैं जो सेकंड मैरिज जो की है, जो लीगली तो मैरिज नहीं है, तो उसके उस वाला जो सेकंड हस्बैंड है उससे भी ये मेंटेनेंस क्लेम करती है। और कोर्ट जो है, कोर्ट के सामने अब आया, कोर्ट को अभी इस मैरिज का नहीं पता, तो कोर्ट के सामने जब ये मामला आया तो कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है, ये आपकी जो मेंटेनेंस है वो राशि तय कर दी। अब बाद में आगे चल के कोर्ट को किसी प्रोसीडिंग में पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी मैरिड थी, डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, तो देयरफॉर इनकी जो शादी है ये तो वॉइड है, ये लीगल मैरिज है ही नहीं। तो क्या ऐसे केस में, लेकिन लीगल मैरिज में मेंटेनेंस दिया जा सकता है, तो क्या इस केस में यहां मेंटेनेंस जो वाइफ और हस्बैंड टू के बीच का जो मेंटेनेंस है वो लीगल होगा या नहीं, या आप ये कह सकते हैं कि या दोनों ही केसेस में दोनों से एक साथ वाइफ क्लेम कर सकती है या नहीं। हालांकि ये कोई लॉ अभी इस पे लिखा हुआ नहीं है, एक्सप्रेसली ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन ये आप ये कह सकते हैं कि जुडिशियल जो एक्टिविज्म है या कोर्ट के जो फैसले हैं उसी से इसका जो आंसर निकलेगा। लेकिन आप ये बताएं कि ऐसा कोई मामला आता है तो ऐसे में कोर्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या रहेगा, उस पर आप अपना जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, ताकि हम एक अच्छा डिस्कशन इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। क्या वॉइड मैरिज के केस में दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ से क्या वाइफ क्लेम करने के लिए एंटाइटल रहेगी या नहीं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ में हम साथ ही साथ देखेंगे इंडियन
डाइवोर्स एक्ट भी जो कि 1869 का है, ये गवर्न करता है इंडियन क्रिश्चियंस की मैरिज, डाइवोर्स एंड उससे रिलेटेड बाकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37 डील करते हैं पेंडेंट लाइट एलिमनी के लिए, टेम्पररी एलिमनी और परमानेंट एलिमनी। उसी तरह से इंडियन डाइवोर्स एक्ट में भी सेक्शन 36 एंड 37 ये दोनों ही डील करते हैं। सेक्शन 36 बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन है, आप यहां देखें सेक्शन 36 एलिमनी पेंडेंट लाइट, सेक्शन 37 परमानेंट एलिमनी। दोनों में जो है ओनली वाइफ है वो ही क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से, अगेन वाइफ जिसके पास में कोई इनकम सफिशिएंट नहीं। बाकी प्रोविजंस जो है इस एक डिफरेंस के अलावा बाकी जो है बिल्कुल वो हिंदू मैरिज एक्ट या पारसी पर्सनल लॉ के अंदर जो प्रोविजंस है बिल्कुल से मिलते जुलते प्रोविजंस है कि कोई जिसका इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है तो कोर्ट जो है वो फिक्स कर देगा कोई भी वीकली या मंथली यानी कोई पीरियडिकल एक अमाउंट फिक्स कर देगा, हस्बैंड को ऑर्डर करेगा कि वाइफ को आप पे करें। उसी तरह से परमानेंट एलिमनी में जो है वाइफ की एप्लीकेशन पे यानी वाइफ क्लेम करती है और हस्बैंड को कोर्ट ऑर्डर करता है कि वाइफ को जो है आप एक लंप सम अमाउंट या रेगुलर पेमेंट या मंथ आप कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स के रूप में जो है पेमेंट करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। फिर सेम वही क्राइटेरिया ध्यान में रखेगा, कंसिडर क्या करेगा, सब हस्बैंड एंड वाइफ की इनकम क्या है, उनका पास एसेट कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, उनका कंडक्ट क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या थे केस के, और अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तो ऐसे ऑर्डर को सेम हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी लॉ में, स्पेशल मैरिज में, इंडियन डाइवोर्स एक्ट में, सब में अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, एक बार एलिमनी का ऑर्डर हो गया लेकिन सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो उस ऑर्डर को रिसाइंड भी किया जा सकता है, बिल्कुल खत्म किया जा सकता है या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज भी कर सकते हैं। अब सर्कमस्टेंसेस में कैसे चेंजेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ का जो इनकम है या एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई चेंज आ गया कि हस्बैंड की एम्प्लॉयमेंट चली गई, अब उसके पास इनकम बहुत ज्यादा उतनी नहीं है जितनी पहले थी, तो हो सकता है एलिमनी को कम कर सके, या उसमें बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गया तो भी चेंज किया जा सकता है, या और कोई चेंजेस जैसे सर्कमस्टेंस की हेल्थ में कोई इश्यू हो गया या जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी का तो उसके लिए अब ज्यादा खर्चे की आवश्यकता है, या रीमैरिज कर ली किसी ने, तो ऐसे केसेस में सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए तो कोर्ट अपना ऑर्डर जो है उसको चेंज कर सकता है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है या पूरी तरह से उसको रिसाइंड भी कर सकता है। उसे अब आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। देखिए मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ में या मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने रिलीजियस टेक्स्ट या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसी से गवर्न होता है। बहुत इसमें आपको लिखे हुए जो लेजिस्लेशंस हैं, स्टैट्यूट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, बट फिर भी सेक्शन एक एक्ट है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, यानी डाइवोर्स होने की स्थिति में मुस्लिम वुमेन के राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए एक्ट है 1986 का। उसका सेक्शन 3 तो कुछ प्रोवाइड करता है, डाइवोर्स वुमेन को एक राइट प्रोवाइड करता है कि डाइवोर्स होने की स्थिति में, अब ये एलिमनी वर्ड या इस तरह से मेंटेनेंस या एलिमनी का एक्सप्रेस मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि सेक्शन 3 ये कहता है कि डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन है वो एंटाइटल होगी अपने हस्बैंड से क्या क्या क्लेम करने में, कि एक फेयर या रीजनेबल मेंटेनेंस क्लेम करे इद्दत पीरियड के दौरान, अगर उनमें चिल्ड्रन है उसके पास उसका कोई चिल्ड्रन है तो या बच्चे हैं या बच्चा है तो 2 साल का होने तक यानी उसके बर्थ से 2 साल तक के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगेन वाइफ, अगर वो जो बच्चे की कस्टडी है वो मदर के पास है तो। फिर आता है कि डॉवर या महर जो है, महर की राशि जो एग्री की गई थी मुस्लिम मैरिजेस में, निकाह के समय जो है हस्बैंड की तरफ से या ब्राइड ग्रूम की तरफ से ब्राइड को एक राशि फिक्स की जाती है, अमाउंट फिक्स किया जाता है जिसे महर कहते हैं कि इतनी राशि जो भी उनके तय हुई या शादी के बाद में तय हुई, तो वो जो महर की राशि तय की गई थी उस वो राशि जो है पे करनी होगी हस्बैंड को वाइफ को। और उसके साथ साथ जब निकाह हुआ दोनों में, तो जब निकाह के साथ टाइम पर वाइफ को या ब्राइड को जो भी कोई किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, कोई ज्वेलरी, कोई गिफ्ट के रूप में दिए गए थे, चाहे वो ब्राइड की अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड की तरफ से हो या ब्राइड ग्रूम की तरफ से भी, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम के फैमिली की तरफ से भी ब्राइड को दिए जाते हैं तोहफे, तो उसमें कोई भी प्रॉपर्टी किसी प्रकार की अगर हो
जो कि ब्राइड को दी गई थी या वाइफ को दी गई थी, तो वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो भी क्लेम कर सकती है वाइफ सेक्शन 3 के अंडर। ये कुछ हिंदू लॉ के अंडर जो स्त्री धन का कॉन्सेप्ट होता है वैसा ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। अब सबसेक्शन 2 में आते हैं। सबसेक्शन 2 इस सेक्शन का ये कहता है कि अगर हस्बैंड मना कर देने से या नहीं देता है, डिलीवर नहीं करता है वो मेहर की राशि, मेंटेनेंस या प्रॉपर्टी, तो वाइफ जो है वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकती है, और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है कि बिल्कुल सही पाता है ऐसी शिकायत को, तो हस्बैंड को ऑर्डर कर सकता है वो पेमेंट करने के लिए, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या मेहर की राशि हो, उसको ऑर्डर कर सकता है कि आप इसको वाइफ को डिलीवर करें। अब इसमें एक डिफरेंस आप देखेंगे कि बाकी लॉज में जो है कोर्ट में मामला चला डाइवोर्स का या जुडिशियल सेपरेशन का, और कोर्ट डिसाइड करता है कि कितनी एलिमनी फिक्स की जाएगी। मुस्लिम लॉ में कोर्ट ने फिक्स नहीं किया है। सेक्शन 3 जो है सेक्शन अपने आप में एक फिक्स कर दिया कि कितनी क्या क्या राशि है या क्या क्या चीजें हैं जो वाइफ क्लेम कर सकती है, और बस और कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं चल रही है। हस्बैंड अगर मना कर दिया, मतलब उसका जो भी प्रोसेस है वो रिलीजियस जो उनका अपना प्रैक्टिसेस है उसी के अकॉर्डिंग चलता है या उसी से गवर्न होता है। बस एक सेक्शन ने, लॉ ने जो है वो एक पावर दे दी कि अगर नहीं फुलफिल किया जाता है वो क्राइटेरिया सेक्शन 3 का, या उसके अंडर जो पेमेंट रिक्वायर्ड है वो नहीं की जाती है, तो वाइफ जो है वो मैजिस्ट्रेट या लॉ की हेल्प ले सकती है, मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन करके ऑर्डर करवा सकती है। लास्ट में हम आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये BNSS जो है ये स्पेसिफिकली एलिमनी पे से रिलेटेड नहीं है, मेंटेनेंस की बात करता, ना ही सिर्फ लिमिटेड है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के मेंटेनेंस, ये सभी के लिए है कि चाहे इसमें फादर जो है वो फादर या मदर या पेरेंट जो है वो अपने चिल्ड्रन से, सन या डॉटर से क्लेम कर सकते हैं। चिल्ड्रन अगर हैं लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, वो अपने पेरेंट से क्लेम कर सकते हैं, या वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। ये CRPC का सेक्शन 125 था पहले, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 हो चुका है, तो इसमें भी जो वाइफ है ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये एलिमनी से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि मेंटेनेंस की तो बात करता है। एलिमनी हो गया कि डाइवोर्स आपने लिया, उस समय आपने कोई जो भी राशि तय की है, क्लेम की है। मेंटेनेंस में आवश्यकता नहीं है कि डाइवोर्स हुआ हो या जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, वाइफ अलग रहती है या इवन साथ में रहते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है वो खर्चा नहीं देता वाइफ को, और जो बेसिक नेसेसिटीज है किसी भी व्यक्ति की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केस में वाइफ जो है क्लेम कर सकती है CRPC के अंडर या BNSS के अंडर सेक्शन 144 की अंतर्गत। तो इसलिए वो मेंटेनेंस का है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन नेचर वाइज सेम है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है किसी स्पाउस को। अब इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस आया था, आप सभी ने जरूर उसको पढ़ा होगा या सुना होगा, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का केस, जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सेक्शन 125 CRPC उस समय जो एग्जिस्टेंस में था कि उसमें कोई मुस्लिम वुमेन भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से। उससे पहले ऐसा नहीं था। ये बाकी जो पर्सनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं या जो व्यक्ति हैं उन पे एप्लीकेबल माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम इसमें कहा कि मुस्लिम वुमेन भी इसके अंडर क्लेम कर सकती है, जिस पे थोड़ा सा कुछ विरोध हुआ, और इस वजह से फिर ये जो एक्ट जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट को इनेक्ट किया गया इस फैसले के 1 साल बाद ही, जिसमें इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, और इसमें पार्लियामेंट ने ये इनेक्ट किया कि वाइफ जो है वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस हस्बैंड से, लेकिन 90 डेज के लिए या इद्दत पीरियड के लिए ही सिर्फ, जिसको चैलेंज भी किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल तो हेल्ड किया, लेकिन साथ में एक चेंज कर दिया कि जो 90 डेज वाली जो लिमिट थी या इद्दत पीरियड वाली जो लिमिट है कि सिर्फ इतने पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया, और कोर्ट ने कहा कि जो वाइफ है वो लंबे समय के लिए या लाइफ टाइम के लिए भी क्लेम कर सकती है, हाँ बशर्ते अगर उसने दोबारा शादी नहीं की हो, अगर रीमैरिज कर लेती है, दोबारा से निकाह कर लिया, तब वो मेंटेनेंस का जो राइट है वो समाप्त हो जाएगा, या अगर उसमें ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आ गई कि वह अब सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी है, कि उसने कहीं उसको नौकरी मिल गई या अर्निंग हो गई या कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसके पास आ गई कि वो अब उसको आवश्यकता नहीं है किसी मेंटेनेंस की, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, तो ऐसे केस में फिर मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
ये इस जो एक्ट है मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 का, उसका सार है। अब एक लास्ट में हम आते हैं इसी एक फिर से रीसेंट केस है पिछले साल 2024 के फर्स्ट हाफ का, जब BNSS या जो नए क्रिमिनल लॉज है वो लागू नहीं हुए थे। तो मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024, सेम सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इसमें फिर से यही हेल्ड किया कि CRPC का सेक्शन 125 यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है अपना, उसका जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है सभी मुस्लिम वुमेन पे भी, या इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल लॉ की वो कौन से पर्सनल लॉ के अंडर आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CRPC सेक्शन 125 या आज हम कह सकते हैं BNSS का सेक्शन 144 सभी को कवर करता है, और कोई भी वुमेन जो है उसमें क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड भी किया कोर्ट ने या डिवीजन बेंच ने, कि कहा कि ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल सिर्फ वाइफ्स पे नहीं है, ये सभी वुमेन पे है जो कि कैसे रिलेशनशिप में है, इन नेचर ऑफ मैरिज, यानी उनका जो किसी व्यक्ति के साथ वो रहती हैं और ऐसा रिलेशन है जो कि मैरिज का रिलेशन प्रतीत होता है, भले ही वो लीगली वेडेड हो या न हो, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं अगर कोई मैन एंड वुमेन, और बाकी सब लोगों को उनको देख के यही लगता है कि हाँ ये हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। तो बिकॉज अगेन जब दोनों साथ में रहते हैं, कुछ समय उन्होंने रहे, तो वो अपने आप को वैसे ही कंट्रीब्यूट करते हैं उस रिलेशनशिप में। अगर हस्बैंड या जो मैन है वो कमा के लाता है, वाइफ जो है, सॉरी वाइफ नहीं, जो वुमेन है, लेडी है, अब वो लीगली वेडेड नहीं है इसलिए वाइफ नहीं है, लेकिन जो वुमेन है वो घर संभाल रही है, उसके खर्चे को मेंटेन कर रही है, तो उस वजह से कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये इसको और एक्सपेंड किया कि जो वाइफ की डेफिनेशन है इसमें लीगली वेडेड नहीं, कोई भी वुमेन जो कि या मैन एंड वुमेन जो रहते हैं इन नेचर ऑफ मैरिज के रिलेशनशिप में, यानी विवाह से संबंधित या विवाह के जैसे प्रकृति के किसी संबंध में अगर वो रहते हैं तो वो भी क्लेम कर सकते हैं इस एक्ट के अंडर या BNSS के अंडर मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। तो दो चीजें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने की कि एक तो ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल है सभी वुमेन पे, नॉट नेसेसरीली कि वो मैरिड हो, और दूसरा इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ये सब पर एप्लीकेबल है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एलिमनी का जो टॉपिक है इस पे कुछ क्लैरिटी आपको बनी होगी, समझ में आए होंगे क्या लॉज हैं और कैसे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, काम करता है। इसके अलावा आपका जो भी ओपिनियन है, जो सजेशन है कि हम क्या क्या टॉपिक पे और वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में करें। साथ ही जो क्वेश्चन मैंने पुट ऑन किया था कि क्या वुमेन अगर वॉइड मैरिज में मेंटेनेंस या एलिमनी क्लेम कर सकती है, तो जहां पर दोनों मैरिजेस से, जहां पे सेकंड मैरिज वॉइड हो गई है और पहली मैरिज एग्जिस्ट करती है, तो क्या दोनों से क्लेम कर सकती है। उसमें कोर्ट का अगर ऐसा कोई केस आता है तो कोर्ट की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, उस पर भी अपना सजेशन या उस कमेंट जो है वो इसमें कमेंट बॉक्स में करें। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जानते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।